न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 60 मिनट 60 खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर जहां हिंसा का सहारा लेकर सत्ता पर काबिज होने का आरोप लगाया, वहीं किसान महापंचायत करने पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर उन्होंने ये कहा कि वो किसान आंदोलन के बहाने राजनीतिक टूरिज्म कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने यह कहा है कि ममता बनर्जी हिंसा के सहारा लेकर के सत्ता पर काबिज है और बंगाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला हो या फिर विधायक या कार्यकर्ताओं पर। देश में बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी के 200 कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या हुई है। गिरिराज सिंह ने यह कहा है कि बंगाल की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और इस बार परिवर्तन तय है और ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसी घबराहट में ममता बनर्जी लगातार हिंसा का सहारा ले रही है। जो खुला हृदय से वार्ता करने के लिए बार वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन अपने बातों से हट करके प्रधानमंत्री ने सदन में कहा कि हम एक भी कानून में बदलाव नहीं लाए हैं। खास करके कांग्रेस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी जी की समझ छोटी है, झूठ सच बोलने की आदत छोड़ दिए हैं। क्या है मुझे समझ में नहीं है। आज से किसानों को भड़काने में आइए है कि शराब भी बांटना पड़े तो बांटो, लेकिन ये आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन में है, गिरती हुई शाख, जाती हुई गद्दी, जो जिसको कहते हैं काउंटडाउन शुरू हो गया है सत्ता की, और हिंसा का सहारा ली है। लोकतंत्र में हिंसा का कहीं जगह नहीं है और बीजेपी के कम से कम 200 कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हुए हैं जिनकी मौत हुई है। पहले वो सरस्वती पूजा के लिए कोर्ट जाना पड़ता था, दुर्गा मूर्ति को विसर्जन के लिए कोर्ट जाना पड़ता था। आज फोटो खिंचवा रहे हैं। मोदी की देन है कि आज वहाँ अपना पोस्टर लगवा रही हैं। जिसने बंगाल के किसानों को पैसा नहीं दे पाई, 6,000 रुपया, वो तमिलनाडु के सेलम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को यह कहा है कि भारत किसी भी देश को हमारी सीमा पर एक तरफा कार्रवाई की अनुमति नहीं देगा और इसे किसी भी कीमत पर रोका जाएगा। उन्होंने जोर देकर के ये कहा है कि कोई भी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। वो तमिलनाडु के सलेम में बीजेपी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि गांव की अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने के लिए हम गांव में पक्की सड़कें बनाने का काम तेजी से कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए डालने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा रहा है और राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि गांव और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। अपने तमिलनाडु के दोस्तों को जानकारी देना चाहता हूं कि सेलम चेन्नई एक्सप्रेस वे के निर्माण की बोली 2021-22 में शुरू होने वाली है। वहीं पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। कांग्रेस के 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद सरकार अल्पमत में है और इस बीच कांग्रेस के एक और विधायक ने इस्तीफा दिया है। राजभवन विधानसभा क्षेत्र से विधायक लक्ष्मी नारायण के इस्तीफे के बाद कांग्रेस गठबंधन के पास अब 13 विधायक रह गए हैं और वहीं अब 22 फरवरी को पुडुचेरी विधानसभा का सत्र बुलाने का निर्देश उपराज्यपाल की तरफ से दिया गया है। कल शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट के माध्यम से इस बात का निर्णय हो जाएगा कि सरकार बचेगी या नहीं। बता दें कि पुडुचेरी में 5 दल सक्रिय हैं। 33 सीटों की विधानसभा में 30 विधायक चुनकर आगे आते हैं। 3 सदस्य गैर निर्वाचित हैं। पुडुचेरी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और पुडुचेरी में तमिलनाडु के साथ चुनाव होना है और इसकी तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी है।
महाराष्ट्र में कोरोना ने फिर से परेशानी बढ़ा दी है। राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि इस साल मार्च में कोरोना को 1 साल पूरा हो जाएगा और उस वक्त कोई दवाई नहीं थी, लेकिन अब वैक्सीन है जिसके 9 लाख लाभार्थी हैं। और सीएम ठाकरे ने यह कहा है कि सवाल यह है कि आम आदमी को कब वैक्सीन मिलेगी। यहां पर ऊपर वाले से मतलब केंद्र सरकार की ओर था और सीएम ने यह कहा है कि यह केंद्र सरकार के हाथों में है, वो तय कर रही है कि कितनी वैक्सीन किसे देनी है। और उन्होंने ये कहा है कि हम टीकाकरण अभियान चला रहे हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं से ये अनुरोध करता हूं कि वो आगे आएं और टीकाकरण करवाएं। ये सुरक्षित है, लेकिन हम कितना टीकाकरण करते हैं ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि हमें केंद्र से कितना टीका मिलता है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने चिंता जताया और सभी को मास्क पहनने के लिए कहा है। इसी को लेकर के पालघर के जिलाधिकारी ने एक आदेश तहसीलदार पालघर सुनील शिंदे को दिया। तहसीलदार ने खुद एक आदेश निकाल करके सभी ग्राम पंचायतों को सूचित किया है कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में मास्क अनिवार्य है और जो मास्क नहीं पहनता उस पर कार्रवाई की जाए। तहसीलदार ने खुद ऐसे लोगों पर चालानी कार्रवाई की है जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। सरकार बार बार कहती आ रही है कि ये हमारी सुरक्षा की लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है और सरकार की तरफ से बार बार ये आह्वान किया जा रहा है नागरिकों को कि मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ से बचें। इसलिए मैंने मास्क लगाया ताकि मैं यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। आपको भी कुछ डर होगा कि यहाँ 200 रुपये वसूले जाएंगे। डर पैसे का है या डर बीमारी का है? नहीं सर, हमें इसका डर नहीं है। मुझे अपने स्वास्थ्य का चिंता है, इसलिए मैंने मास्क लगाया। ये कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से हर व्यक्ति ने पब्लिक प्लेस या अगर बाहर किधर जाते हैं तो मास्क पहनना अनिवार्य है और जो 2 गज की दूरी ये हमेशा बनाए रखना चाहिए, जिससे कि इसका फैलाव न हो जाए। और अभी परसों गवर्नमेंट के यहाँ से इंस्ट्रक्शंस आया है, जिलाधिकारी पालघर ने भी इशू किया है कि लोगों में थोड़ा सा ध्यान कम हो गया है इसकी तरफ से, तो इसके लिए हम लोग अभी फ्लाइंग स्क्वाड करके पूरे तालुका में इसका इंस्पेक्शन चालू है। लोगों में बढ़ोतरी दे रहे हैं कि वो मास्क पहने। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार से फिर असम बंगाल के दौरे पर रहेंगे और इसे लेकर के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहा है कि सोमवार को पीएम मोदी प्रदेश के सीएम सर्बानंद सोनोवाल और असम के अन्य नेताओं की मौजूदगी में लगभग 3,400 करोड़ रुपए की केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। 3400 करोड़ रुपया की विभिन्न प्रोजेक्ट भारत सरकार की और आसाम सरकार की कल यहाँ कुछ प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया जाएगा, कुछ प्रोजेक्ट का शुरू किया जाएगा। उसमें से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बोंगाईगांव की रिफाइनरी की एक्सपेंशन और उसमें ज़्यादा एलपीजी उत्पादन हो, क्योंकि इन दिनों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में पूरा नॉर्थ ईस्ट में लगभग 60 लाख नए कनेक्शन लगे हैं। उसमें से आसाम के अंदर 45 लाख तक नए कनेक्शन लगे हैं। इसके लिए हमको यहाँ की रिफाइनरी के अलावा बाहर से एलपीजी लाना पड़ता था। अभी इस बोंगाईगांव की इंडमैक्स एडिशन के बाद ये काम हमको यही पूरा हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई है भारत की सब माताओं को धुआं से मुक्त करना, ना केवल कनेक्शन देना, उनको एलपीजी यहीं बना के देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होगा। उसके अलावा ऑयल इंडिया की 2 प्रोजेक्ट हैं। आसाम दिल्ली में एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि गांधी जी ने कहा था हिंदुत्व सत्य के सतत अनुसंधान का नाम है और ये काम करते करते आज हिंदू समाज थक गया है।
सो गया है, परंतु जब जागेगा पहले से अधिक ऊर्जा लेकर के जागेगा और सारी दुनिया को प्रकाशित कर देगा। गांधी जी ने कहा था कि हिंदुत्व सत्य के सतत अनुसंधान का नाम है और ये काम करते करते हिंदू समाज थक गया है, सो गया है, लेकिन जब जागेगा तो अधिक ऊर्जा लेकर के जागेगा। और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। संपूर्ण विश्व के प्रभुत्व की इच्छा करने वाली शक्तियां दुर्बल देशों पर अपना जाल बिछाने की कोशिश करती है और किसी भी स्तर पर जाकर उसके जीवन में हस्तक्षेप करने में कम नहीं करती। मुझे उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं, आप सबको पता है कितने ही उसके और लिखित दस्तावेज निकले हैं और हमने पढ़े हैं। तो ये सभी मानवों को वास्तविक स्वतंत्रता देकर, मानवों की पूर्ण स्वतंत्रता होने के बाद भी समाज का कुछ भी अहित नहीं होगा और एक आत्मा आधारित आत्मीयता के तत्व पर सारे विश्व की धारणा होगी। सत्य के तेज में रत भारत, इस अर्थ में सारा विश्व भारत बनेगा। भारत का राज नहीं होगा सर्वत्र, भारत किसी पर राज नहीं करता। हम जाएंगे सेना लेकर, व्यापार यानी अपनी मल्टीनेशनल्स लेकर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अपना हृदय लेकर जाएंगे। आगामी निगम चुनाव की तैयारियां मध्य प्रदेश के उज्जैन में चल रही हैं, जिसे लेकर के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह उज्जैन पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। यहां पर उन्होंने कहा कि युवा उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। इसके अलावा किसान आंदोलन के मसले पर उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के भी उन्होंने मोदी सरकार को घेरा। तो इसी प्रकार से किसान देश भर में आंदोलित है, लेकिन भाजपा और मोदी जी का घमंड है कि वो कभी भी इस काले कानून को वापस नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी हम किसानों की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ये मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैंने तो इसका कुछ जानकारी मुझे तो नहीं मिली है, लेकिन जहाँ तक मुझे जो वीडियोस मुझे मिले, जो मैंने फीडबैक लिया कार्यकर्ताओं से, कि उज्जैन शहर का हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर गया, सबसे प्रार्थना की और वाकई में जो हमारे शहर के नागरिक हैं सब ने बंद का समर्थन भी किया, क्योंकि ये बंद किया गया था आम आदमी के लिए। आप सब जानते हैं पेट्रोल डीजल की महंगाई से जनता कितनी परेशान है। एक तरफ हम याद करें मनमोहन सिंह जी का समय, जब कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे $100 से अधिक था, लेकिन उस समय भी पेट्रोल के दाम लगभग 65 रुपये थे और डीजल लगभग 50 रुपये पर था। आज पूरे विश्व में कच्चे तेल का दाम आधा हो गया है, लेकिन ऐसे समय में भी जब सरकार को सिर्फ खर्चा हो रहा है 30 रुपये प्रति लीटर का, लेकिन वो अतिरिक्त बोझ लगभग 50 से 60। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर अन्य वर्गों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने समेत 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के करणी सेना ने एक विशाल रैली निकाली। रैली करीब 2 बजे नानाखेड़ा स्टेडियम से शुरू होकर के सिंधी कॉलोनी चौराहा होते हुए 3 बत्ती पहुंची और यहां से टावर चौक शहीद पार्क होते हुए लेबर चौराहे से दशहरा मैदान पहुंची, जहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। रैली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही नानाखेड़ा स्टेडियम पहुंचने लगे थे। महिलाएं भी आकर्षक वेशभूषा और सिर पर राजपूत साफे बांध करके पहुंची थी। हरियाणा के फरीदाबाद में विकास कार्यों की शुरुआत विधायक नरेंद्र गुप्ता ने की और विधायक गुप्ता ने सेक्टर 11 में पार्कों के सौंदर्यीकरण को लेकर के फुटपाथ को सही कराने के लिए उस पर टाइल्स लगाने का काम का शिलान्यास किया और कहा कि इससे स्थानीय निवासियों को काफ़ी राहत मिलेगी। उन्हें जर्जर पड़े फुटपाथ पर पैदल अब नहीं चलना पड़ेगा। साथ ही साथ कम्युनिटी सेंटर को भी सही कराने का काम का शिलान्यास उन्होंने किया।
हमारा एक कम्युनिटी सेंटर था, वो कम्युनिटी सेंटर सारा कच्चा था। बरसात में जब कोई गरीब लोग वहाँ फंक्शन करते थे, कीचड़ हो जाती थी, तो उसमें टाइल लगाने के लिए बोला है। पूरा मिलाड़ का जो कैंपस है ओपन है, उसमें वो टाइल लगाएंगे। और सेक्टर 11 में मैं करीब 2 महीने पहले यहाँ आया था। RW के द्वारा JN अग्रवाल जी RW के प्रेसिडेंट हैं, हमारे मुकेश जी जिला सचिव हैं, इन्होंने कार्यक्रम कराया था अग्रवाल जी के घर पे। तो जब मैंने देखा कि पार्क में घूमने के लिए जो ट्रैक है वो बिल्कुल टूटी हुई जर्जर हालत में है, तो इमीडिएटली हमने निर्णय लिया कि जल्दी से जल्दी इसको हम ट्रैक को रिपेयर करा के सुंदर बनाएंगे, जिसमें सुबह घूमने वालों को टक्कर ना लगे और वो बगैर किसी हर्डल के सुबह यहाँ पे वॉक कर सकें। तो आज के लिए उद्घाटन हमने किया है टाइल्स का, ट्रैक का। तो ये दोनों पंजाब के बरनाला में किसान मजदूर एकता महारैली का आयोजन किया गया, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल, रुद्र सिंह मानसा और भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहां भी पहुंचे। बलबीर सिंह राजेवाल ने यह कहा कि हर गांव से 10-10 किसानों के जत्थे दिल्ली में जाएं। दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए सभी मामलों की पैरवी संयुक्त किसान मोर्चा करेगा और अगर दिल्ली पुलिस पंजाब में किसी भी किसान को गिरफ्तार करने के लिए आती है तो उसका किसान मिलकर के विरोध करें। ग्रामीण लोग इकट्ठा होकर के विरोध करें दिल्ली पुलिस का, और कोई भी किसान दिल्ली पुलिस के आगे पेश ना हो। पंजाब सरकार दिल्ली पुलिस को कोई साथ ना दे। कोई परवाह ना करो, किसी को कोई नोटिस आउंदा है ओदी कापी एक साडे कोल भेज सकते हो, भेज दो। किसी ने जाके पुलिस अगे पेश नहीं होना। और जे किते दिल्ली पुलिस वाले गलती कर लेंदे ने, तुहाडे कोल आके तुहानू गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, उत्थे सारा पिंड ओहदा विरोध करो। और नाल ही मैं कैप्टन सरकार नू स्पष्ट शब्द कह देना चाहना, एवें उपरों उपरों कही जाओ कि असीं किसानों के हमदर्द हां, ये अज तुहाडा भी इम्तिहान है। पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस नाल सहयोग ना करे। चरखी दादरी के मंसूरी में आयोजित प्रशासनिक प्रशिक्षण और ऑल परफॉर्मेंस में दादरी उपायुक्त को प्रथम स्थान प्राप्त करने को लेकर के रविदास नगर में उपायुक्त के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला उपायुक्त ने शिरकत की और उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि अपने बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, जिससे वो आगे जाकर के कुछ बन सकें। और वहीं उन्होंने रविदास नगर की ओर से कुछ मांगे उपायुक्त से मांगी। इस पर उन्होंने कहा कि मैं इन मांगों को पूरी करने की कोशिश करूंगा। अपनी तरफ से सभी लोगों का, सभी संस्थाओं का आभार प्रकट करता हूँ, इन्होंने मुझे सम्मानित किया। दादरी का गौरव बड़ा है, गौरव बड़ा बस इतने कहूँगा, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। बिलासपुर नगर के साथ सटी बंदला धार से आ रहे एक परिवार की कार दरनोह के पास गहरी खाई में गिर गई, जिससे कार में सवार 7 लोग घायल हो गए और इनमें 2 लोगों को चंडीगढ़ PGI रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक परिवार बंदला से घूम करके वापस आ रहा था और तभी यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि जब ये कार अनियंत्रित हुई तो पहले 2 राहगीरों को भी चोट लगी, जिसमें एक महिला घायल हो गई जबकि दूसरी को मामूली चोटें आई हैं। शिमला में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में आयोजित राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में हिमाचल मॉडल के लिए ई-विस्तार योजना और पन्ना प्रमुख योजना की एक प्रस्तुत की और ये हिमाचल बीजेपी के लिए गर्व का समय है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने हिमाचल प्रदेश में चलते आ रही अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को लेकर के राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में विस्तृत जानकारी दी है। हरियाणा के रोडवेज विभाग के राज्य कार्यालय की तरफ से एक पत्र जारी करते हुए सभी रोडवेज GM को पत्र भेजा गया। आदेश में बस चलाते समय कोई भी चालक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल न करे, न ही परिचालक मोबाइल पर बात करवाए। अगर कोई चालक या परिचालक ऐसा करता मिला तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी किए जाएंगे। ये कदम जो है वो इसलिए उठाया गया है क्योंकि आए दिन मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के कारण बस दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
पहले इस तरह के आदेश हो भी चुके हैं, इसलिए विभाग ने ड्यूटी के समय चालकों को मोबाइल इस्तेमाल न करने के आदेश जारी किए हैं और वहीं चेकिंग स्टाफ को भी निर्देश दिए गए हैं कि बसों की चेकिंग करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर चालक मोबाइल पर बातचीत कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट कार्यालय में दें ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक अनोखा मामला सामने आया है। हरियाणा की एक महिला ने अपनी सौतन यानी कि पति की पहली पत्नी के हक की लड़ाई लड़ी। बीएसएफ के पूर्व अधिकारी की पत्नी इस महिला ने खुद को मिल रही है पेंशन का आधा हिस्सा पति की पहली पत्नी को देने की मांग की। उसने पहले बीएसएफ और बाद में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इसके लिए गुहार लगाई। सोनीपत की महिला ने कोर्ट से अपनी आधी पेंशन अपने पति की पहली पत्नी को देने के लिए बीएसएफ और सरकार को निर्देशित करने की याचना की और महिला के पति की पहली पत्नी उसकी चचेरी बहन है। महिला चाहती थी कि हाई कोर्ट की पीठ इस संबंध में निर्देश दे क्योंकि बीएसएफ ने ऐसा कोई नियम नहीं होने की बात कहकर के उसका आवेदन निरस्त कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने नियमों का हवाला देकर इससे इनकार कर दिया। पति की पहली पत्नी के हक की लड़ाई लड़ने वाली धनपति देवी सोनीपत की रहने वाली हैं और उनके पति भाईराम बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर थे। वो 31 मार्च 1990 को सेवानिवृत्त हो गए थे और 9 दिसंबर 2019 को उनका निधन हो गया। 20 फरवरी 2020 को धनपति देवी ने बीएसएफ अधिकारियों को आवेदन दिया कि उनके विवाह के पहले 7 जुलाई 1977 को उनके पति का विवाह उनकी चचेरी बड़ी बहन के साथ भी हुआ था। उनकी चचेरी बहन को आधी पेंशन जारी की जानी चाहिए और उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। फोगाट बहनों की तरह चंडीगढ़ में भी कई सगी बहनें ऐसी हैं जो वैसे तो एक दूसरे पर जान छिड़कती हैं, लेकिन जब बात मेडल जीतने की हो तो एक दूसरे को कड़ी चुनौती भी देती हैं। ऐसी ही सगी बहनें हैं इंटरनेशनल चेस खिलाड़ी तारिणी और अरुणिमा गोयल, एथलीट सिमरन और हरमनजीत कौर और नेशनल स्तर की तैराक शुभकर्मन और मनी मेहताब कौर। बता दें कि ये सगी बहनें सालों से मेडल जीत रही हैं। तारिणी गोयल और उसकी छोटी बहन अरुणिमा गोयल इंटरनेशनल चेस खिलाड़ी हैं। तारिणी गोयल अब तक 13 इंटरनेशनल मेडल जीत चुकी हैं। इनमें 4 मेडल एशियन यूथ चैंपियनशिप फिलीपींस में और 1 मेडल एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप ईरान में, 2 मेडल वर्ल्ड यूथ फेयर चैंपियनशिप साउथ कोरिया में और 1 मेडल एशियन यूथ चैंपियनशिप चीन में जीता है। इसके अलावा चंडीगढ़ की तरफ से खेलते हुए 20 से ज़्यादा नेशनल प्रतियोगिताओं में हिस्सा वो ले चुकी हैं। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पर अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के नाबका में रिहायशी इलाके में घर में तेंदुआ घुसा, जिसके बाद ग्रामीणों ने तेंदुए को कमरे में बंद कर दिया और वहीं भारी तादाद में ग्रामीण तेंदुए को देखने के लिए पहुंचे। सूचना मिलते ही मौके पर कोतवाल नरेश भी पहुंचे और ग्रामीणों से तेंदुए को नुकसान न पहुंचाने की अपील की। फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में गुलदार ने एक 50 साल के व्यक्ति पर हमला कर दिया। हमले से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और घटना उस वक्त की है जब व्यक्ति अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी एक आदमखोर गुलदार ने उस पर हमला कर दिया और पीड़ित को घायल अवस्था में देख करके एक दूसरे व्यक्ति ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को हुनर हाट का उद्घाटन किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने यह कहा कि हुनर हाट ने दाल बाटी चूरमा और हनी हंटर को पूरे देश में लोकप्रिय बनाया। हुनर हाट देश के हुनर को एक व्यवस्थित मंच देने का काम कर रहा है और आत्मनिर्भर भारत में ऐसे आयोजन अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने यह कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अगले 3 साल में 80,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। हमारी सांस्कृतिक विरासत का साझा मंच है हुनर हाट और शिल्पकार देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा हिस्सा निभाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद रहे। तो वहीं हुनर हाट पहले मार्च तक चलेगा और इसकी थीम वोकल फॉर लोकल रखी गई है।
इसमें सभी राज्यों से 600 से अधिक महिला और पुरुष शिल्पकार शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह कहा है कि हुनर हाट में देश भर के कारीगरों और शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। महाराष्ट्र के डोंबिवली आवासीय परियोजना के परिसर में निर्माण कार्यों में लगे कर्मियों के लिए बनाए गए घरों में रविवार सुबह आग लग गई और आगजनी की इस घटना में जलकर के एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। और एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि कल्याण डोंबिवली नगर निगम के दमकल अधिकारी नामदेव चौधरी ने यह बताया है कि मानपाड़ा इलाके में सुबह 6:30 बजे लगी आग ने करीब 120 घरों की चपेट में आग ने 120 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। और उन्होंने यह भी बताया कि एक घर में खाना बनाने के दौरान लीक हुई गैस के कारण आग लगी। उन्होंने बताया कि आग जल्द ही अन्य घरों तक भी फैल गई और इन घरों में 172 कर्मी रह रहे हैं। पंजाब के खन्ना में सिविल अस्पताल में एक लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर एक मजदूर अपनी गर्भवती पत्नी को प्रसव पीड़ा के दौरान खन्ना सिविल अस्पताल में लेकर के पहुंचा, लेकिन वहां पर उसे डॉक्टर तक नहीं मिला। वहीं मौजूद स्टाफ ने भी उसकी मदद नहीं की। इस दौरान महिला का पति अपनी पत्नी को गोद में उठा करके उसे घूमता रहा, लेकिन उसकी कोई वहां पर सुनने वाला नहीं था, जिसका एक वीडियो भी अब सामने आया है। अस्पताल की तरफ से उसे कोई मदद नहीं दी गई। महिला के पति ने आरोप लगाए हैं कि जब एम्बुलेंस में लुधियाना जाने की बात कही गई तो मौके पर एम्बुलेंस भी पंक्चर मिली और मजबूरन गरीब परिवार ने सिविल अस्पताल में धरना दिया। डॉक्टर भी खड़ा हो गया वहाँ पे, कहता है इसका यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, लुधियाना ले जाओ। मैं कहा सारा ट्रीटमेंट तो यहाँ पर कराया मैंने, इसका ये देखो ये स्कैन वगैरह सारी पर्चियाँ ट्रीटमेंट सारे उरे के करा हुआ है। तो कह रहे भाई बेशक करा हुआ है पर हमारा डॉक्टर ही बीमार है तो हम क्या कर सकते हैं। मैं कहा हॉस्पिटल इतना बड़ा है, डॉक्टर का इलाज करा सकते हो हॉस्पिटल में। उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी जी। मैंने फिर इनका वीडियो बनाया। मैं कहा मैं तो जा ही रहा हूँ, कम से कम लोगों को पता लगेगा भाई ये कौन डॉक्टर है और क्या कर रहे हैं मेरे साथ में। तो जब वीडियो बनाना बंद कर दिया मैंने और घरवाली को लेकर जाने लग गया, तब डॉक्टर ने मेरे को पकड़ लिया। करीब आधा पौना घंटा मेरे को बंद करके रखा। कह रहा पुलिस बुलाई है, अब पुलिस से तेरे डंडे पड़वाएंगे, भाई तूने हमारा वीडियो बनाया और हल्ला मचा रखा है यहाँ पर। मैंने कहा ठीक है जी, बुला लो पुलिस को। पुलिस वाले आए, उसने भी देखा मेरी घरवाली को। उन्होंने देख के कहा भाई ये तो मर जाएगी और तुमने इसको पकड़ के रखा है, इसको जाने दो, एम्बुलेंस बुलाओ। मैं डॉक्टर वसीम ऑफिशिएटिंग चार्ज ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ। ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਪਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਾਇਨਾਕੋਲੋਜਿਸਟ ਇੱਕ ਗਾਇਨਾਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਨਾਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੀਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸੀਗੇ। ਦ EMOs ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ SMO ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਨਾਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व की बेरीवाड़ा रेंज में एक वनकर्मी को जंगली हाथी ने मौत के घाट उतार दिया और वनकर्मी की मौत हुई तो इससे पूरे राजाजी टाइगर रिजर्व में हड़कंप मच गया है। मृतक वनकर्मी का नाम गौरव है, जिसकी उम्र 32 साल बताई जा रही है। कल दिन में गश्त के दौरान ये घटना हुई है और वहीं वनकर्मी की मौत के बाद परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। वनकर्मी गौरव कुमार राजाजी टाइगर रिजर्व की बेरीवाड़ा रेंज में गश्त पर थे और तभी अचानक से एक हाथी ने वनकर्मी पर हमला कर दिया। हॉस्पिटल ले जाते वक्त डॉक्टर ने जब उन्हें देखा तो मृत घोषित कर दिया। खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जहां पर इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ने कैंडल मार्च निकाल करके विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल RPF कर्मी की तरफ से ऑन ड्यूटी ट्रेन अधीक्षक के साथ खुलेआम मारपीट के आरोप में काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन ये किया गया।
इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने यह बताया है कि रितेश कुमार गाड़ी अधीक्षक ने एक बिना टिकट और अवैध पास के साथ एक महिला आरपीएफ कर्मी को यात्रा करते हुए पाया और जुर्माने की मांग की। वहीं मना करने पर अग्रिम कार्रवाई के लिए कंट्रोल रूम को सूचित किया गया। बता दें कि आरपीएफ कर्मचारी ने अपने सहयोगियों को फ़ोन करके प्लेटफॉर्म पर बुला लिया और गाड़ी अधीक्षक के साथ गाली गलौज करते हुए बदतमीजी की गई और मारपीट भी की और उसको ऑन ड्यूटी गाड़ी से उतार करके घसीटते हुए थाने ले गए और बिना टिकट महिला से झूठी एफआईआर भी थाने में दर्ज करवाई गई, जिसके विरोध में कई जगह पर इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया और इंसाफ न मिलने से आगे रेल रोको आंदोलन की धमकी भी दी गई। कल शायद मुझे पता चला, पहले तो एनी रेलवे मजदूर यूनियन इस तरह की तमाम घटनाओं पे निंदा करती है और यह केवल ये पहली घटना नहीं है। आए दिन टिकट चेकिंग स्टाफ के साथ वर्दीधारी मतलब मारपीट और उनको बेइज्जत करना, क्योंकि जो अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि जब से ये ट्रेन एस्कॉर्टिंग का काम जीआरपी से आरपीएफ के हाथ में चला गया, आप कभी भी अपना कैमरा लेके किसी भी ट्रेन के एसी में चले जाइए, 2-4 वर्दीधारी अपना अधिकार समझ के बैठे रहते हैं। चेकिंग बिना टिकट और बावर्दी चेकिंग स्टाफ असहाय है। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असरदार, शाम 5 बजे सिर्फ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के चरखी दादरी में रिश्वत मांगे जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद आरोपी पंचायत अधिकारी पर कार्रवाई भी की गई है। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दादरी जिले के झोझू कला खंड के समाज शिक्षा और पंचायत अधिकारी सुरेंद्र सिंह रिश्वत ले रहे हैं और शराब की डिमांड भी कर रहे हैं। संज्ञान में जब यह मामला आया तो उसके बाद चरखी दादरी के उपायुक्त राजेश चौकपाल ने समाज शिक्षा और पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया है। मुझे करीब एक वीडियो वायरल हुआ जिसकी सूचना मुझे मिली। इसमें एक SCP वीरेंद्र मेरा उसका नाम है, वो कोई पैसे की मांग कर रहा था, शराब की मांग कर रहा था और 15-20 मिनट में उसको हमने सस्पेंड कर दी। और सरकार की नीति है कि 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन और दादरी जिले में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी इस तरह के मामले में संलिप्त होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर पहले भी इसमें लगा दिया गया क्योंकि उसका अगर क्रिमिनल एक्शन लेना है AD साहब इसमें रिपोर्ट देंगे। जैसे हरिद्वार से गुलदार का एक अधेड़ पर हमला करने का मामला सामने आया है। सिडकुल थाना क्षेत्र के महादेवपुरम के पीछे एक व्यक्ति जिसका नाम शिवदयाल, वो रात को 9 बजे अपने घर तेलीवाला की ओर जा रहा था और इसी दौरान रास्ते में घात लगाए बैठे गुलदार ने उस पर हमला बोल दिया। हालांकि शिवदयाल ने हिम्मत नहीं हारी और गुलदार का डट कर के मुकाबला किया।
इस दौरान गुलदार ने उसके शरीर में अपने पंजे भी गाड़ दिए। शिवदास ने गुलदार पर अपनी लाठी से लगातार हमला किया, जिससे गुलदार मौके से भाग गया, लेकिन शिवदास बुरी तरह से घायल हो गए और जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद वन विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और गश्त करती रही। वहां पर डीएफओ नीरज शर्मा ने लोगों से अपील की है कि जब तक गुलदार को पकड़ नहीं लेते हैं तब तक आप लोग अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर न निकलें। चलिए वहीं रुक करेंगे उन्नाव की खबर का। उन्नाव में घटित घटना जितनी दर्दनाक थी उससे भी ज़्यादा चिंता का विषय सोशल मीडिया पर फैल रहा दुष्प्रचार है, जिसके खिलाफ अब पुलिस भी कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस अधिकारी ने यह बताया है कि असोहा कांड को लेकर के सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक पोस्ट किए गए हैं, जिसको लेकर के 8 ट्विटर हैंडल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। थाना असोहा जनपद उन्नाव में घटित घटना के संदर्भ में सोशल मीडिया पर तथ्यों के विपरीत असत्य एवं भ्रामक सूचनाएं पोस्ट की जा रही हैं। इस संबंध में नीलिम दत्ता आदि 8 के विरुद्ध थाना कोतवाली जनपद उन्नाव पर मुकदमा अपराध संख्या 161/2021 धारा 153 एवं 66 IT एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में मध्य प्रदेश के भिंड जिले में सुप्रसिद्ध कालका मंदिर पर इन दिनों विशाल मेला लग रहा है। मेले में भिंड जिले के साथ साथ मध्य प्रदेश और अन्य प्रांतों से भी भारी संख्या में भक्त आते हैं। स्थानीय लोगों और मंदिर कमेटी के सदस्यों की माने तो यहाँ पर कई अनियमितताएं भी देखने को मिली, जिनमें आस्था के नाम पर मंदिर पर अंडे और शराब भी चढ़ाई जाती है। खास बात यह है कि शराब आसानी से मंदिर के मेले में लगी दुकानों पर मिल जाती है और इसे दुकानों पर बैठे नाबालिग ही इसकी बिक्री कर रहे हैं। मंदिर कमेटी और स्थानीय लोगों ने यह कहा है कि इस संबंध में हमने कई बार पुलिस को शिकायत भी दी है, लेकिन फिर भी बिना किसी रोकथाम के धर्म और आस्था के नाम पर कई दुकानों पर नाबालिगों की तरफ से शराब जो है वो बेची जा रही है। क्योंकि यहाँ कोई पार्किंग का ठेका नहीं है, तो यहाँ बाजू में दूसरे का खेत है, वो अवैध वसूली से पैसे लेते हैं। अब वो संबंध में शिकायत वगैरह नहीं की गई? शिकायत वगैरह की कोई सुनवाई नहीं होती है। दूसरी एक शिकायत और मिली है कि यहाँ पर जो दारू बेची जाती है जी, उसका कोई लाइसेंस नहीं है, ना ही कोई लाइसेंस नहीं है। मंदिर वो लोग मन चाहे पैसा लेते हैं, मंदिर की जगह में जबरदस्ती दारू रखे हुए हैं। जी। पुलिस को शिकायत किया तो भी कोई असर नहीं पड़ा उन पे। शराब हर दुकान पे मिलती है सर, पूरी दुकान पे मिलती है। शराब से बहुत परेशान है, इसीलिए पकड़वाते हैं पूरी दारू का। अच्छा अच्छा। अभी एक बाहर शराबी भी पड़े हैं। शराबी तो शाम को आप आओ, शाम को बहुत शराबी यहाँ मिलते हैं, उदम करते हैं, गाली भी बकते हैं और आसपास की जो आप लेडीज जी भी आती हैं पूजा के लिए, उनके सामने भी गाली बकते हैं। तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं करता है और ना कोई। राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड में शुरू हुआ भारत अमेरिका सैन्य का संयुक्त युद्धाभ्यास संपन्न हो गया है। इस मौके पर 16वें संयुक्त सैन्य अभ्यास का समापन समारोह आयोजित किया गया। भारतीय सेना के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने यह बताया कि इस युद्धाभ्यास का ये आखिरी फेज है और दोनों देशों की सेना में अच्छा सामंजस्य है। दोनों सेना दुनिया की बेहतरीन सेना है और इस दौरान ब्रिगेडियर मुकेश भिलाला ने बताया है कि भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास एक माइलस्टोन है और इस युद्धाभ्यास ने दोनों सेनाओं को एक दूसरे को समझने का अच्छा मौका भी दिया है। US exercise Yuddhabhyas has been a milestone event conducted in the Thar Desert of India this year. I think at the macro level, it has been a step further in the continuing journey of close friendship between our two great nations and our world-class armies. As professional soldiers, this exercise has provided us excellent opportunity of understanding each other's weapon systems, equipment platforms, battle procedures, better interoperability, as also best operational practices together with महर्षि दयानंद उपवन जे ब्लॉक सेक्टर 10 DLF में पुस्तकालय, यज्ञशाला और व्यायामशाला का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर,
मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक नरेंद्र गुप्ता और पार्षद ने शिरकत की। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने यह कहा कि यज्ञ से प्रदूषण दूर होता है और वातावरण शुद्ध होता है, इसलिए हर पार्क में यज्ञशाला बनाई जानी चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई हिंसा पर कृष्णपाल गुर्जर ने यह कहा कि बंगाल में बीजेपी का जादू चल चुका है और जो लोग इस तरह की हिंसा कर रहे हैं वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी। यहाँ के इलाके के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी कि सेक्टर 11 में 10 सेक्टर 10 में एक यज्ञशाला बननी चाहिए, क्योंकि ये भूमि आर्यों की भूमि है। आर्य समाज का हरियाणा में बहुत बड़ा, यहाँ के लोगों की सभ्यता और संस्कृति को बचाने में बहुत बड़ा योगदान है। पार्क भी महर्षि दयानंद के नाम से और ये पार्क भी जो है महर्षि दयानंद जी के नाम से है। और हमारे यहाँ के बहुत ही वरिष्ठ नेता, अनेकों बार विधायक रहे, मंत्री रहे, बिछला जी यहाँ आर्य समाज का काम करते हैं। उनकी, मित्तल जी की, हमारे विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, धनेश लखा जी, नागर साहब, सब लोगों की ये आर्य समाज के प्रचार प्रसार में लगातार लगे रहते हैं। उनके लिए एक यज्ञशाला की यहाँ पर ज़रूरत थी। आज हम सब ने मिलकर उसकी शुरुआत। हमारा उद्देश्य है कि बच्चे गुणवान, धनवान, विद्यावान बने। महर्षि दयानंद पार्क में यज्ञशाला का आयोजन किया गया है और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जिस तरीके से यज्ञ करने से जो हवा का प्रदूषण है वो कम होता है और इसलिए हर पार्क में इस तरीके की व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए ताकि वहाँ पर यज्ञ किया जा सके और हवा को शुद्ध किया जा सके। इसीलिए और इसके अलावा योगशाला का भी शिलान्यास जो है वो किया गया है, क्योंकि योग भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है, ऐसा कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है। और महर्षि दयानंद पार्क में यज्ञशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान वहाँ पर यज्ञशाला का और योगशाला का शिलान्यास किया गया। पुस्तकालय का शिलान्यास जो है वो भी यहाँ पर किया गया है, ताकि जो यज्ञ और योग की जो भारतीय संस्कृति है, क्योंकि यज्ञ करने से जिस तरीके से तमाम जो विपदाएं हैं वो दूर होती हैं और ख़ासतौर पर अगर हवा की बात की जाए तो हवा का शुद्धिकरण होता है और वैसे ही योग से हमारा जो शरीर है वो तंदुरुस्त रहता है। और योग को भारत सरकार ने ख़ासतौर पर अगर बात की जाए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने विश्व स्तर पर एक पहचान दिलाई है। योग दिवस जो अब मनाया जाने लगा है पूरे विश्व में, उसके लिए भी उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। और ऐसे में इसीलिए योग को ताकि बढ़ावा हमारे देश में मिल सके, इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं। हरियाणा में अगर खासतौर पर बात की जाए तो व्यायामशालाएं, योगशालाएं जो हैं वो खासतौर पर खोली जा रही हैं। हरियाणा के टोहाना उपमंडल के गांव फतेहपुरी में बिजली विभाग की टीम की छापेमारी के दौरान टीम से मारपीट का मामला सामने आया। गांव फतेहपुरी के ग्रामीणों और किसान नेताओं ने सदर थाने पहुंच करके इस पूरे मामले को लेकर के प्रदर्शन किया और इस दौरान भारतीय किसान यूनियन गुरनाम सिंह चढ़ूनी पक्ष से जिला अध्यक्ष जगदीश पारता के नेतृत्व में किसानों ने लिखित शिकायत सदर पुलिस को दी है और जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि जो किसान नेता आंदोलन में सक्रिय हैं उन्हें टारगेट करते हुए सरकार बिजली विभाग से छापेमारी करवा रही है, जिससे किसान आंदोलन में भाग ना ले सके कोई भी। जिला अध्यक्ष ने ये चेतावनी दी है कि यदि बिजली कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो जिला उपायुक्त से मुलाकात करके प्रदर्शन और ज्ञापन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पुरुष और महिलाएं सदर थाने में पहुंचे और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिजली कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों के विरोध में शिवसेना ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में कटोरा लेकर के मुरादाबाद की सड़कों पर भीख मांगते हुए केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोलियम पदार्थों के तेजी से बढ़ रहे दामों के विरोध में अब राजनीतिक दलों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दर्जनों शिवसेना कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में खाली कटोरा लेकर के बाजार में वो निकल पड़े और साथ ही केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने अपने गले में विभिन्न स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लटका करके केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शिवसेना
जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने ये बताया है कि वो लोग भीख मांग करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेचने वाले हैं, क्योंकि उनकी सरकार ने देश की जनता को भीख मांगने को मजबूर कर दिया है। देश की आप स्थिति देख रहे हो, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर छू रहे हैं। पिछले 3 महीनों से किसान सड़कों पर बैठा हुआ, छात्र आज जगह जगह, आज रोगी से लेकर छात्र और हर आदमी महंगाई को लेकर त्रस्त है। लेकिन ये बैरी गूंगी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। भले वो किसान हो, भले वो हमारे छात्र हों, भले वो गरीब आदमी हो। आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हर आदमी आज भीख मांगने को तैयार है। तो शिवसेना आज सड़कों पर भीख मांग करके माननीय प्रधानमंत्री जी के कोष में पैसा जमा करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को पैसों की अति आवश्यकता है। इसलिए देश के लिए हम सब लोगों को जिस तरह से बिल्कुल भिखारी बना दिया है इस देश को, उसी को लेकर के चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व सांसद और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री स्वर्गीय कैप्टन सतीश शर्मा के देहांत के बाद रविवार को उनका अस्थि कलश अमेठी पहुंचा, जहां पर फुर्सतगंज जायज के साथ कांग्रेस कार्यालय गौरीगंज होते हुए मशीगंज के रास्ते नम आंखों से उन्हें विदाई दी गई और इस जगह जगह पर जहां अस्थि कलश पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं चढ़ा करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र में कलहनी के निकट शनिवार को हुए पंडोहो भाखली कलहनी मार्ग पर हुए सड़क हादसे के पीड़ितों के शोक संतृप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं जो है वो व्यक्त की हैं और इस हादसे में 4 लोगों ने जान गंवाई और अन्य कई घायल भी हुए। जयराम ठाकुर ने जोनल अस्पताल पहुंच करके घायलों का कुशलक्षेम जाना और उन्होंने अस्पताल प्रशासन को घायलों को हर संभव उपचार प्रदान न करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने यह कहा है कि यदि घायलों को आईजीएमसी शिमला या फिर पीजीआई चंडीगढ़ भेजने की आवश्यकता है तो उन्हें जल्द ही वहां पर रेफर किया जाए, जिससे उन्हें समय पर उचित उपचार मिल सके। एक दुखद घटना हमारे क्षेत्र में घटित हुई। कलनी के नज़दीक जैसा एक स्थान है कसौड़ के, कलनी और कसौड़ के बीच में, और में 4 लोगों की एक ही गांव से, आज गांव से जो है वो उनकी दुखद मृत्यु भी हुई है। बाकी काफ़ी लोग घायल हैं। घायलों की संख्या शायद मेकल में 10 जो है वो यहाँ एडमिट हैं। एक शिमला के लिए आईजीएमसी के लिए रेफर किया गया है। मैं अभी उनका हालचाल देखने के लिए यहाँ पर आया था। जो तो यहाँ हॉस्पिटल में हैं वो स्टेबल लग रहे हैं डॉक्टर के अनुसार, और उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ होकर जाएंगे। लेकिन 4 लोगों की जो दुखद मृत्यु हुई है वो इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने होने वाले 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए हरियाणा के ऑलराउंडर राहुल तेवतिया को पहली बार भारतीय टीम में चुना गया। इंडिया की टीम में चुने जाने के बाद राहुल तेवतिया के घर में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तेवतिया के परिवार के लोगों ने कड़ी मेहनत को उनकी कामयाबी का राज बताया है और बता दें कि राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले तेवतिया के आईपीएल में प्रदर्शन के बाद इंडियन टीम में जगह बनाने में वो सफल रहे हैं। आईपीएल 2020 में उन्होंने वेस्टइंडीज के शेल्डन कॉट्रेल को 1 ओवर में 5 छक्के जड़कर के अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई थी।
आज हमारे सी गांव में खुशी का वातावरण है और मैं और मेरे 2 भाई और रतन सिंह फौजी और धर्मवीर तेवतिया मेरा पूरा सहयोग करा, मेरे साथ बराबर खड़े रहे। हम तीनों भाइयों की मेहरबानी है, वो तीनों भाइयों की मेहनत है और गांव का आशीर्वाद है, दादा भैया का आशीर्वाद है जी। हमें बहुत खुशी का माहौल आज हमारे घर में, रात से ही जो खुशियों का तांता लग रहा है, लोग बाग आ रहे जा रहे हैं। हरियाणा के नारनौल के गांव खतौली जाट और अहिर में लगे स्टोन क्रशरों के खिलाफ ग्रामीण एक बार फिर से लामबंद हुए हैं। एनजीटी में याचिकाकर्ता तेजपाल यादव के नेतृत्व में नांगल चौधरी क्षेत्र के अंदर लगे स्टोन क्रशरों को लेकर के क्षेत्र के गांव खतौली जाट में पंचायत की गई। एनजीटी के आदेश पर एनओसी रद्द करने वाली क्रशर को दोबारा से एनओसी देने के मामले को लेकर के क्षेत्र के लोगों में भारी रोष पनप रहा है, जिसे लेकर के मामला दोबारा से एनजीटी पहुंच गया है। जो 2018 में हमने याचिका लगाई थी 3 स्टोन क्रैशरों के खिलाफ, और जिन 3 स्टोन क्रैशरों को प्रदूषण विभाग ने, जिला प्रशासन ने, हरियाणा सरकार ने जिसकी एनओसी रिजेक्ट कर दी थी, एनओसी पूरी तरह रद्द कर दी थी, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट एनजीटी में गया। आपको सारी चीज़ें पता है पत्रकार महोदय जी की 72 स्टोन क्रैशरों के बंद करने का आदेश हुए और कोरोना की वजह से कोर्ट की जो परिस्थितिवश जो देरी हुई, उस देरी का लाभ उठाकर उस कहीं न कहीं देरी में अंधेरी का एक तरह से फायदा लेकर और कोरोना की आड़ में बैकडोर से जो एनओसी लेने का काम यहाँ के स्टोन क्रैशर ने किया है, और जिन भ्रष्ट अधिकारियों ने ये काम किया है, यहाँ पर नियमों की अवहेलना करके इसको स्टोन क्रैशर की एनओसी दी गई है, उसके खिलाफ में आज खतौली जाट तमाम गांव, तमाम युवा साथी, तमाम बुजुर्ग महिलाएं, सब लोग लामबंद हुए हैं और सब लोगों ने एक निश्चय किया है कि जब तक ये पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज के तंबू यहाँ से नहीं उखाड़ देंगे तब तक हम हिलने वाले नहीं है। एक नए संघर्ष की हरियाणा के पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में किसान धरना स्थल पर समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। पृथला विधानसभा के पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया सैकड़ों लोगों के साथ धरने पर पहुंचे और लोगों को संबोधित उन्होंने किया। पूर्व विधायक ने यह कहा कि किसान अपनी खेतीबाड़ी के कामों में जुटा हुआ है और जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा आदेश देगा, हजारों की संख्या में किसान प्रदर्शन करने को तैयार हैं। जब तक कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते, एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता, किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा और कांग्रेस भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। कॉल आती है बामन पाल या हम लोग तो केवल इनको समर्थन दे रहे हैं। प्रोग्राम तो ये संयुक्त मोर्चा जो किसान है उनका है, और ये जो आप कह रहे हैं जितने बैठे हैं यहाँ, ये सारे जिम्मेदार लोग हैं। अगर एक आदमी चाहे तो वो 100 आदमी भी ला सकता है, 1000 भी ला सकता है। अगर कहीं भीड़ करने की बात है, आप हमें आदेश दो, हम कल ही 2000 आदमी ले आते हैं एक जगह जहां आप चाहते हो। तो भीड़ कम नहीं है, किसानों को काम भी करना है। 3 महीने से लगे हुए हैं, फसल सिर पर है, तो भाई अपना किसान का काम भी करता है, खेतों में पानी भी लगाना है। 3 महीने से ठंड में भी जो सड़कों पे लगा रहा है, आज तक सरकार चेत नहीं रही, सरकार के कान पे जू ही नहीं रेंग रही। केवल किसान यही तो चाहता है भाई एमएसपी। खुद देश के प्रधानमंत्री जी लोकसभा में कह रहे हैं एमएसपी थी, है और रहेगी, लेकिन जो 3 अध्यादेश सरकार लाई है उनमें कहीं भी एमएसपी का। हरियाणा राजस्थान सुनेहड़ा बॉर्डर पर मेवाती किसान मोर्चा का कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। अलवर से जगदीश शर्मा एडवोकेट और कमलेश कुमार सैनी किसान नेता ने सुनेहड़ा बॉर्डर पर पहुंच करके किसानों को अपना समर्थन दिया है। बता दें कि सैकड़ों की तादाद में गांव की महिलाओं ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया और पिछले 3 महीने से कृषि कानूनों को रद्द करवाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी लेने के लिए दिल्ली के चारों ओर देश का किसान डेरा डाले हुए बैठा हुआ है। और धरने में मुख्य भूमिका निभाने वाले रशीद अहमद एडवोकेट ने यह कहा है कि जल्द ही सुनेहड़ा बॉर्डर पर एक बार फिर से महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत को लेकर के कोर कमेटी की मीटिंग हो चुकी है और किसान महापंचायत को लेकर के अब रणनीति जो है वो बनाई जा रही है।
धरना तो कंटिन्यू 12 जनवरी से हमारे यहाँ पर चल ही रहा है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। और हमारा एक सिस्टम है कि हम किसी आंदोलन को जब चलाते हैं तो उसको कोई नई मूवमेंट नई तर्ज देते हैं ताकि लोगों में एक उत्साह और सरकार पर हम एक दबाव बना सकें। उसके लिए कि हम बहुत बड़ी एक और महापंचायत, इससे भी बड़ी महापंचायत हम करना चाहते हैं। उसके लिए रणनीति बन रही है और उसको बहुत जल्दी ही 1-2 दिन में आपके लिए खुलासा कर दिया जाएगा और इतनी बड़ी पंचायत होगी कि अब के हम दिल्ली की बिल्कुल सरकार को हिला के रख देंगे। ये हमारा मेवातियों ने ठान लिया है। इसका तो सबसे ज़्यादा मार तो मजदूर और जमीन किसान पर भी पड़ेगी कि सरकार का तो इतना टैक्सेस लगा दिए हैं कि जबकि इसका प्रोडक्शन वैल्यू तो 39-40 रुपए के करीब पड़ता है और 100 से ऊपर भी आज पेट्रोल डीजल पहुंच चुका है। तो ये एक अर्थव्यवस्था को और एक गरीब आदमी और मजदूर की कड़ी तोड़ने का काम करेगा पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ाना, कि हर इंसान से जुड़ा हुआ मामला है डीजल पेट्रोल का। इससे किसान और मजदूर एक तबाही और बर्बादी के कगार पा जाएगा और महंगाई आसमान को छू जाएगी। चलिए मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।